कितने थियरम्स? दो थियरम की बात करेंगे। किसके लिए है ये दोनों थियरम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के लिए। अब हमें कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सेस के लिए हमें पता है डायरेक्ट। अब कुछ थियरम्स की हेल्प लेंगे और एक्सेस चेंज करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बदलती है वो हम समझने वाले हैं। इन दोनों थियरम का प्रूफ हम नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे। एक्चुअली प्रूफ है भी नहीं, हमारे लिए नहीं है, इसे हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। सबसे पहला ले लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। अच्छा, पहली कंडीशन है इस थियरम की, इट्स ओनली वैलिड फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है? प्लेनर ऑब्जेक्ट। जैसे ये नोटबुक है, इसे आप एक प्लेनर ऑब्जेक्ट मान सकते हो। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये थियरम हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा एक ऑब्जेक्ट मान लो, ये अपनी कौन सी एक्सिस होती है? एक्स, ये वाली, और ये वाली जेड। ये एक्स, ये वाई और जेड। मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट इसे हम रोटेट करें, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स। वाई को अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लें तो वाई के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आई वाई। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो ये दोनों एक्सिस एक ही प्लेन में होनी चाहिए है। बॉडी जिस प्लेन में पड़ा, बॉडी जिस प्लेन में है उसी एक्सिस में उसी प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए। बॉडी खुद किस प्लेन में है? एक्स वाई। उसी प्लेन में दो एक्सिस एक्स एंड वाई आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है भी। तो उन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स आई वाई का सम, मतलब आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड के बराबर होगा। किसके बराबर? उन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब ओरिजिन अपना, वहाँ से एक ऐसी एक्सिस जो पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर है, मतलब जेड, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, वो किसके बराबर? आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर। एक बार और समझते हैं। ये एक्स, ये वाई, नहीं इसे जेड ले लूँ और इसे वाई कह दूँ, तो अपना टेबल एक्स वाई प्लेन बन गया। और एक इरेगुलर शेप ले लेते हैं। ये कोई प्लेनर बॉडी है, किस प्लेन में पड़ी है ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। अगर एक एक्सिस एक्स मान लो आप, तो एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं एम ओ आई अबाउट एक्स एक्सिस। मान लो क्या है? आई एक्स। और एक दूसरी एक्सिस ले लो, ऐसी एक्सिस सिलेक्ट करो जो उसी प्लेन में हो और एक्स से परपेंडिकुलर हो। पहली जो एक्सिस आपने ली है उससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर होती है नहीं होती? होती है। तो सेकंड एक्सिस कौन सी ले लो? वाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस मान लेते हैं ये आ गया अपने पास आंसर आई वाई। तो पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों एक्सिस का, वहां से पास होती हुई एक्सिस जेड। एक ऐसे एक्सिस जो कहाँ से पास हो रही है? नहीं, एक्स एंड वाई के कौन से पॉइंट से? और वो कैसे कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। इससे परपेंडिकुलर प्लेन से। किससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए? एक्स एंड वाई एक्सिस से जो पूरा प्लेन बना है, मतलब जो बॉडी है उससे परपेंडिकुलर, मतलब कौन हो गया? जेड। इस जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का सम होगा। ये है थियरम। इसको ऐसे समझो, अगर इसका तुम टॉप व्यू देखोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे कोई रेगुलर शेप की बॉडी दिख रही है, ये एक्स एक्सिस है। टॉप व्यू देख रहे हैं, ये एक्स दिखेगा, ये क्या है? वाई। और जेड कहाँ दिखेगा? ये मुझे जेड दिख रहा है, अंदर जाता वो दिख रहा है मुझे जेड। ठीक है,
तो आई एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर, क्योंकि एक्स एक्सिस अपनी पहली एक्सिस मान लो, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, वाई अपनी सेकंड एक्सिस मान लो, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, इन दोनों का सम। ऐसी दो एक्सिस जो परपेंडिकुलर हो और बॉडी के प्लेन में ही हो, उन दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो आई एक्स आई वाई, उन दोनों का सम किसके बराबर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होती हुई और प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर होता है। मतलब वो किसके बराबर हो गया, आई जेड। जनरल बात करें तो ये कोई बॉडी है जो कहाँ पड़ी है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन मतलब अपना वाइट बोर्ड मान लो, एक्स वाई प्लेन किसे कह दो, वाइट बोर्ड। इसमें से पास होती हुई दो एक्सिस जो इसी प्लेन में हो और आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक ये वाली ले लेते हैं पहली एक्सिस, दूसरी इससे परपेंडिकुलर मान लो, ये कह रहा हूँ सेकंड एक्सिस। जरूरी थोड़ी है कि मैं एक्स और वाई लूँ, ये तो आसान करने के लिए मैं एक्स वाई कह रहा था, कोई भी दो, बट कंडीशन क्या है, वो दोनों एक्सिस आपस में, और वो कहाँ होनी चाहिए, बॉडी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में होनी चाहिए। तो बॉडी खुद एक्स वाई प्लेन में है और ये दोनों एक्सिस भी एक्स वाई प्लेन में है और आपस में, तो आई वन प्लस आई टू किसके बराबर होना चाहिए, थर्ड एक्सिस जो कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से और परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे जा रही है अंदर, आई थ्री। आ गया समझ में। तो एक्स वाई नहीं रखना है हमें, ये ध्यान में रखना है कि ऐसी दो एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम किसके बराबर होगा, थर्ड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। वो थर्ड एक्सिस के लिए कंडीशन क्या है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है और प्लेन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना सिंपल था, समझ में आ गया क्या है। कंपलसरी नहीं है एक्स वाई ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो तो। लिख दिया बेटा इतना। इसको तो चाहो तो आप थोड़ा समझ भी सकते हो, रुको एक मिनट। ये वही रेगुलर शेप, यही वाला, ये कौन एक्स, ये कौन वाई। यहाँ एक छोटा सा मास मैं ले लेता हूँ जो हम जनरली लेते आए थे अब तक, डीएम। एक एलिमेंट लेते थे ना, तो इस बॉडी का एक एलिमेंट ले लिया मैंने डीएम। डीएम के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, एक्स कॉमा वाई। अगर एक्स एक्सिस के लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है आई एक्स, तो मैं क्या करूँगा, एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स डीएम इंटू, वो तो छोटा डी आएगा ना, डीएम इंटू वाई। क्यों ले रहे हैं, सही बोल रहे हो, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा किससे, एक्स एक्सिस से, वो तो ये होगा, मतलब किसके बराबर, वाई। तो अगर मैं आई एक्स लिख रहा हूँ तो आप कह रहे हो डीएम इंटू, ये तो डी आई हुआ ना, उसको क्या कर लोगे आप, इंटीग्रेट, तब जाके आई एक्स बनेगा। सेम वे आई वाई अगर मैं पूछूँ तो क्या बोलोगे, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलोगे जो कि एक्स होने वाला है, और इसको क्या कर लोगे, इंटीग्रेट, तब जाके क्या बनेगा आपका, आई वाई बनेगा। और मैं आई जेड पूछूँ तो क्या बोलोगे, जेड एक्सिस ये वाली है, ये जेड एक्सिस से अंदर जा रही है, समझो ये जेड एक्सिस है और यहाँ आपका वो बॉडी है नोटबुक पे, ये वो पॉइंट है जहाँ ये भाई सब बैठे हुए हैं ना शक्तिमान बन के, और अपने जेड एक्सिस ऐसे जा रही है। तो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा वाला होगा, ये वाला। कितना होगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा है,
जेड एक्सिस ऐसे जा रही है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लाइन, कितना होगा वो डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई जेड क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या इन तीनों को देख के तुम कह सकते हो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई? कह सकते हो नहीं कह सकते? लो हो गया, या तो यहीं पे कर लो, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये तो प्रूव हो भी गया, मतलब थोड़ा इजीली मैंने समझाया, पर ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें काम है कि इसको यूज़ कैसे करें। तो रियल काम का तो ये है। प्रूफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको यूज़ कैसे करना है वो समझना है, काम की चीज़ ये है। एक्सिस का नाम एक्स हो वाई हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो गया इतना? चलो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फटाफट आंसर दे देना। ये एक प्लेनर बॉडी, इसको एक्स कह दो, ये एक्सिस कौन सी वाली कह दो, एक्स, इसे वाई कह दो, ये ये और ये जेड, ये 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 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। चलो है। अभी ये बॉडी किस प्लेन में पड़ा हुआ है, एक्स वाई। अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में है तो इक्वेशन क्या लिखोगे, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ये सही है। अगर बॉडी ऐसा है तो ये कौन सा प्लेन में है, ये क्या था y, और ये क्या था। अब इक्वेशन क्या बनेगा, आई वाई प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स। ये समझ में आया, नहीं आया? बॉडी यहाँ पर है, ये कौन सी एक्सिस, एक्स, ये तो क्या लिखोगे, आई एक्स प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई। ये तो कहीं भी हो सकता है, तो जैसे इसकी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन चेंज होता रहेगा। हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि बॉडी के प्लेन में ही दो एक्सिस सेलेक्ट करनी है जो आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। उन दोनों के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रही है उसका सम इसके बराबर थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड थर्ड एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से और प्लेन से परपेंडिकुलर। ये किसकी नोटबुक है, मेरी है, क्या बात, यह है तो फिजिक्स। चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं वो तो गई, नाम नहीं था वो तो। कंडीशन क्या है इसके लिए, कैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है ये, प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, ये हटा दो। किसके लिए वैलिड, प्लेनर ऑब्जेक्ट। if body lies in xy प्लेन, तो इक्वेशन क्या लिखा आपने, ठीक है ना। अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो आई वाई प्लस आई जेड किसके बराबर, आई एक्स। अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो अभी हमने समझाए
अभी नोटबुक के एग्जांपल से यही समझा हमने। चलो इसको यूज़ करते हैं। हम्म। बोलो आगे तो बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। रिंग को जानते हो? रिंग 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 को जानते हो क्या? पक्का? अच्छा। एक्स वाई जेड। अपना टेबल मतलब एक्स वाई। टेबल मतलब टेबल पे रिंग। तो रिंग कहाँ पड़ी है? एक्स वाई प्लेन में। रिंग कहाँ पड़ी हुई है? रिंग कहाँ पड़ी हुई है? अच्छा। तो एक्स एक्सिस एक डायमीटर हो गया। रिंग का सेंटर ओरिजिन पे। रिंग का सेंटर कहाँ पर? तो क्या एक्स एक्सिस एक डायमीटर वाई भी। वाई भी। मुझे रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, बट कौन सी एक्सिस के लिए पता है? ऐसी एक्सिस जो रिंग के सेंटर से पास हो रही हो। ये रिंग है, तो रिंग से सेंटर से पास हो रही एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब मुझे z के लिए पता है mr²। मुझे एक्स वाई के लिए आंसर। बट क्या एक्स एंड वाई दोनों डायमीटर्स हैं? एक्स वाई दोनों डायमीटर है, मतलब मुझे रिंग के डायमीटर के लिए आंसर। इसको अगर ऐसे देखो, ये रिंग है। तुम्हें जो mr² आंसर पता है वो ये वाली एक्सिस के लिए है। इसके लिए है ना mr²। इसके लिए आंसर पता है क्या? इसके लिए आंसर। तो मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों के लिए क्या होगा। ठीक है, ये एक्स, ये और ये। तो हमें जो पता है वो क्या है? आई जेड। हमें जो पता है वो क्या है? कितना? mr²। अब मुझे चाहिए आई एक्स आई वाई की वैल्यू। बट यहाँ देख के तो समझ में आ गया एक्स वाई दोनों कौन है? डायमीटर। तो एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही वाई के अबाउट होगा। अरे दोनों एक ही तो है, दोनों डायमीटर है। तो जो एक्स के लिए होगा वही। अब क्योंकि रिंग एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है। सही है। आई जेड की वैल्यू हम लोग जानते हैं। आई एक्स वाई आई वाई दोनों सेम। दोनों को आई एक्स कर दो, 2 IX। तो आई एक्स क्या हो गया? mr²/2। तो आई वाई भी क्या हो गया? एक्स एंड वाई दोनों क्या थे? एक्स एंड वाई दोनों क्या थे भैया? तो बात ये हो गई कि ये रिंग, रिंग के सेंटर से प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इसके लिए आंसर mr²। रिंग का ये डायमीटर, इसके लिए आंसर mr²/2। ये होता तो भी आंसर mr²/2। ऐसे बना लो तो भी आंसर। नहीं समझ में आया? ऐसी कोई भी एक्सिस बना लो जो सेंटर से पास हो रही हो, रिंग के प्लेन में ही है। ऐसी कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही हो, रिंग के प्लेन में हो, क्या वो डायमीटर होगा? ऐसी कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है और रिंग के प्लेन में ही है, वो डायमीटर होगा। डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। नहीं समझ में आया? तो रिंग के लिए अब हमारे पास दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये रिंग, आंसर बोलो। mr²। क्लियर है? ओके। डन डन।
चलो भाई साहब आगे। डिस्क एम आर, अगेन वैसा ही कुछ कर लेते हैं। ये ओरिजिन एक्स जेड, ये वाई, ये डिस्क। ये डिस्क, बोलो डिस्क कौन से प्लेन में, डिस्क कौन से प्लेन में। हमें डिस्क के लिए एक आंसर पता है, कौन सा वाला वो, एम आर स्क्वायर बाई टू। एक्सिस क्या है वो, जेड, मतलब डिस्क के सेंटर से पास हो रही एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द डिस्क। ये डिस्क, तो डिस्क के सेंटर से डिस्क का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाला आंसर हमें पता है कितना, एम आर स्क्वायर बाई टू। बट डिस्क का कोई डायमीटर, उसके लिए आंसर हमें, तो डिस्क का सेंटर ओरिजिन पे रख दिया, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों डायमीटर बन गए। अगर दोनों डायमीटर हैं तो दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम होगा, तो जो आई एक्स होगा वही कौन, एंड डिस्क खुद एक्स वाई प्लेन में। तो क्या हम परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम से ये कह सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर, जेड एक्सिस कौन सी वाली है, सेंटर से पास हो रही है, प्लेन से परपेंडिकुलर है। क्या ये आंसर हम जानते हैं, कितना आंसर है भैया, एम आर स्क्वायर बाय, क्या मैं आई वाई को आई एक्स लिख दूँ, तो ये क्या बन गया, तो आई एक्स क्या बन गया, एम आर स्क्वायर बाय, तो आई वाई भी क्या बन गया, एम आर स्क्वायर बाय। कहने का मतलब ये हुआ कि ये डिस्क है, अगर ये वाली एक्सिस है तो आंसर बोलो, एम आर स्क्वायर बाय, इसके लिए आंसर बोलो, एम आर स्क्वायर बाय 4, इसके लिए आंसर बोलो, कोई भी ऐसा डायमीटर पकड़ लो, एम आर स्क्वायर बाय 4। नहीं समझ में आया, ये डिस्क, ये डिस्क, ये एक्सिस, आंसर बोल, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये वाली एक्सिस एम आर स्क्वायर बाय 4। तो डिस्क के लिए भी अब अपने पास दो वैल्यू है, एक सेंटर से पास हो रही प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सिस एम आर स्क्वायर बाय 2, एंड फॉर एनी डायमीटर एम आर स्क्वायर बाय 4। ये कौन सी एक्सिस है, पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द डिस्क। और ये कौन सी एक्सिस के लिए, फॉर एनी डायमीटर ऑफ द डिस्क। रिंग के केस में ये आंसर कितना था, और ये कितना हो गया था, एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया था। डिस्क में एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 4। डायमीटर आधा हो गया, या तो मेन एक्सिस डबल हो गई, जो भी आपको ठीक लगे। बट ठीक है, प्रैक्टिस के साथ ये सब अपने आप याद हो जाएंगे। आई थिंक खा लिया आप लोगों ने।
ये कौन? रेक्टेंगुलर प्लेट, मास m, ये a, b। ये a, ये b। आंसर बोलो। m, पक्का? ये भी पता है? क्या ये दोनों एक्सेस रेक्टेंगल के प्लेन में है? अरे है कि नहीं है? आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? ऐसी एक्सिस जो यहाँ से पास करे और इन दोनों से, मतलब अगर इसे मैं एक एक्सिस बना लूँ और इसे मैं कह दूँ I1, इसे मैं लिख देता हूँ, मतलब ये एक्सिस 1, ये एक्सिस 2, ये एक्सिस 3, ये फर्स्ट एक्सिस, ये सेकंड और ये थर्ड। तो आप क्या लिखोगे? I3 I1 प्लस I2। सही लिखा है? एक्स वाई जेड क्यों रखना है? ऐसी दो एक्सिस जो प्लेन में हो और आपस में परपेंडिकुलर हो, उन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम I3 के बराबर हो गया। लो कितना हुआ? m/12 चाहो तो बाहर ले लो, ये आंसर हो गया। आया समझ में? चलो, ये एक्सिस 4, बोलो इसके लिए ma² क्या ये पता था? ये एक्सिस 5, इसके लिए पता है क्या? mb² तो क्या एक्सिस 6 के लिए हम पता कर सकते हैं? क्या बनेगा? I6 I4 प्लस ma² प्लस mb²3। कोई डाउट इसमें? कैसे आया, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 7th, बोलो I7। यही I2 ये है, mb²12। ये बोलो, ये 8th कह देते हैं, ma²। सही है? ये 9th कहाँ से पास हो रही है? 7 और 8 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द रेक्टेंगल। तो बोलो I9 I7 प्लस I8। I7 mb²12 I8। नहीं समझ में आया? पक्का आया है? ओके, ये बोल, सीधा आंसर बोल। अब मैं नंबर वंबर नहीं लिख रहा, जल्दी। mb²12। ये बोल ma², ये 3, सॉरी, ये बोलो, इसके लिए बोलते। सही है? समझ में नहीं आया? पक्का आया? अब सीधा आंसर बताना मुझे, जल्दी जल्दी। यहाँ से एक्सिस पास हो रही है, ऐसे बना रहा हूँ मैं। जल्दी बोलो, बिना देखे डायरेक्ट बोलो। इसके लिए आंसर बोल, ma² प्लस mb²12। क्या आप अब डायरेक्ट सोच सकते हो? इसके लिए दोनों का सम कर लो, कर सकते हो? इसके लिए आंसर बोल। एक तो ये एक्सिस पकड़ो, बोल दो, ये वाली और ये एक्सिस, ये ए इस पे लिखा है तो बाय 3 होगा, और mb²। सही है क्या? पक्का? कंफर्म? इसके लिए बोल ma² प्लस, श्योर? इसके लिए बोलो ma²
प्लस कैसा में लिख सकते हो इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। अब कंफर्टेबल हो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर पाओगे? तो देखो वही जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स थे हमारे, उनके लिए अलग अलग एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ से निकाला थियरम यूज करके। नेक्स्ट देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये भी एक बहुत अच्छा थ्योरम है। हो गया है, चलो आओ फिर। चलो ध्यान इधर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए, इसके लिए मैंने एक कंडीशन दी थी आपको, बॉडी कैसे होनी चाहिए, प्लेनर। पैरेलल के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन, पैरेलल के लिए ऐसी कोई कंडीशन, प्लेनर बॉडी ऐसा कंपलसरी, प्लेनर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले से ही ऐसा काम कर लेते हैं, बॉडी ऐसे बना लेते हैं। ये कोई प्लेनर बॉडी नहीं है,
कोई 3D बॉडी है, ठीक है, कोई नोटबुक का पेज लिया आपने, ऐसा कर दिया, छोड़ दिया, ऐसा कुछ बन गया, कोई 3D बॉडी है। इसका सेंटर ऑफ मास देख लो, मान लो यहाँ कहीं पे आ रहा है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ICM कहते थे उसे, क्या कह दिया, ICM कौन सी एक्सिस के लिए है, ऐसे एक्सिस जो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, इससे पैरेलल कोई भी एक्सिस ले लो, ये ले ली मैंने, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही थी उस एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक्सिस ले लो, ये वाली, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है, तुम्हें कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए, ICM, मतलब सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप जानते हो तो इससे पैरेलल कोई भी एक्सिस उठा लो, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ सकते हो, किसकी हेल्प से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से। मान लेते हैं जो भी बॉडी है उसका मास है m, कितना मास है, तो ये I ऐसे लिखा जाएगा, ICM प्लस इतनी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो रहेगी, प्लस कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐड कर दो, m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो डिस्टेंस ये वाला लो, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये ICM मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के लिए थी वो तो है ही, प्लस कुछ ऐड हो जाएगी, कितनी, जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल इक्वेशन क्या है, mr स्क्वायर, तो उतना ऐड कर लो, बट जो आप r बोल रहे हो r कौन सा लोगे, सेपरेशन बिटवीन टू एक्सिस, जिसको मैंने यहाँ पे d नाम दिया है, क्लियर हुआ, सिंपल है। कंडीशन क्या है यहाँ पर समझ लो, ये दोनों एक्सिस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, कोई प्लेनर बॉडी है ऐसी कोई कंडीशन, प्लेनर है तो भी वैलिड है, प्लेनर नहीं है तो भी वैलिड है, तो शेप ही हमने ऐसा बना लिया, बट ये वाली एक्सिस कंपलसरी कहाँ से पास होनी चाहिए, तो कंडीशन ये है कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली होनी चाहिए, तब उसके पैरेलल कोई और एक्सिस है उसके लिए आप बता सकते हो, आपको क्या पता होना चाहिए, ICM, फिर ICM मतलब सेंटर ऑफ मास वाली जो एक्सिस है उससे पैरेलल कोई भी एक्सिस उठा लो, उसके लिए आप आंसर बता पाओगे। जैसे यहाँ पर एक और एक्सिस में बना लूँ, ये ICM, यहाँ था अपना सेंटर ऑफ मास, यहाँ तो आपने लिख दिया, अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, I डैश कह देता हूँ इसे, और ये डिस्टेंस मैं D डैश कह देता हूँ, तो क्या लिखोगे बोलो, ICM प्लस MD डैश का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप ये नहीं कर सकते, समझो, कोई कहे क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मुझे ये पता है I, तो क्या मैं सीधा I डैश लिख सकता हूँ, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D प्लस D डैश हो जाएगा ना, यहाँ से D दूर, यहाँ से ये वाली D डैश दूर, तो टोटल कितना हो गया, ये D था ना, D प्लस D डैश, तो क्या मैं I डैश ऐसा लिख सकता हूँ, I प्लस M D प्लस D डैश का स्क्वायर, नहीं ये गलत है, ये नहीं कर सकते, ये कंपलसरी है, समझ में आ गया क्या नहीं कर सकते, एक एक्सिस कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से ही, वो हमें पता है तो ही उससे पैरेलल कोई और एक्सिस के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो, ठीक है, सिंपल था। कौन सा थियरम था, पैरेलल एक्सिस थियरम, जनरल फॉर्मूला इक्वेशन क्या बन गया अपना, I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, ये ICM क्या है,
moment of inertia about an axis which is passing through COM of the body. ठीक है, ये M क्या है? मास ऑफ द बॉडी. D क्या है? डिस्टेंस या तो सेपरेशन बोल दो बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है ना. और ये I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which is parallel to the axis just passing through COM. COM से जो एक्सिस पास हो रही थी उससे पैरेलल एक्सिस है एक, जो कितनी दूर है? D दूर. चलो हो गया, बहुत अच्छा. आगे बढ़ते हैं. कितना स्पीड में करते हो आप लोग काम? बस मुझे ऐसे ही बच्चों की तलाश थी. हमें ऐसे सर नहीं चाहिए थे. बोलो. क्या क्या कह रहा है? अरे रिंग कहाँ बना ली तूने? वो तो इसलिए बनाया गया है कि तुम्हें समझ में आया कि 3D है, वो रिंग नहीं है. भाई ये मत पूछ लेना कि सर ये रिंग कहाँ से आ गई बीच में. वो तो बस इसलिए बताया गया है, सब ड्रॉ किया है कि आपको समझ में आए कि 3D है कुछ, क्योंकि इससे पहले प्लेनर प्लेनर की बात चल रही थी. हे भगवान, दे वरदान, देश हमारा. प्लेनर वाली कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि प्लेनर है तो ये वैलिड नहीं है, वैलिड है. मतलब एक पार्ले जी का बिस्किट ले लो, तो उसका सेंटर पास कहाँ होगा? तो उसके लिए भी ये एक्सिस, तो ये थियरम तो वैलिड है. हाँ, ये पार्ले जी सेंटर ऑफ मास ये वाला, ये आप जानते हो, तो ये आप बता सकते हो. नहीं समझ में आया? सेंटर ऑफ मास के लिए ICM हमें पता है, तो इससे पैरेलल कहीं पे भी चले जाओ, पूरे पार्ले जी पे कहीं पे भी घूम लो. ये पार्ले जी, ये उसका सेंटर ऑफ मास. अगर मैं ICM पता कर लूँ तो इस एक्सिस से पैरेलल पूरे पार्ले जी पे कहीं पे भी चल लो, आप I बता सकते हो. समझ में आया? बस. भूख लग गई? तो मैं इसका नाम ही चेंज कर दूंगा, पार्ले जी थ्योरम नहीं, पार्ले जी थ्योरम. ये कह रहा था मैं भी कि बेटा अगर प्लेनर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ये यूज कर सकते हैं. ऐसा कोई भी इरेगुलर शेप है, ये तुमने रोटी बनाई है इसलिए ऐसी बन गई है. ये उसका सेंटर ऑफ मास है. अगर ICM हमें पता है, ICM अगर हम जानते हैं, तो
इस एक्सिस से पैरेलल कोई भी एक्सिस ले लो, उसके लिए आप आई बता सकते हो। ठीक है, एक और एक्सिस मान लो मैंने यहाँ बना ली, तो इसके लिए आई क्या लिखोगे, ये डिस्टेंस जानना होगा डी, आई क्या लिख दोगे, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, एम रोटी का मास, एम क्या हो गया। ठीक है, क्लियर है ये, चले आगे। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट आ गया तो भी ठीक, प्लेनर ऑब्जेक्ट आ गया तो भी ठीक, ये एप्लीकेबल है। चलो आओ, ये रोड, ये कौन, मास एम लेंथ एल, आंसर बोलो तो फटाफट, एम एल स्क्वायर बाय, इसके लिए बोलो एम एल स्क्वायर बाय, क्या यही सेंटर ऑफ मास होता है, होता है नहीं होता रे, ये तो पता है ना हमें। अब आता है क्वेश्चन, रोड मास एम लेंथ एल, क्या यही इसका सेंटर ऑफ मास है, क्या इसके लिए जो एम एल स्क्वायर बाय 12 लिखते हैं वो आईसीएम हो गया एक्चुअली, एम एल स्क्वायर बाय 12 क्या हो गया, ठीक है ना। और मुझे इसके लिए आई पता करना है, तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है कि नहीं है, तो डी की वैल्यू किसके बराबर, क्या डी एल बाय 2 लिया जा सकता है, तो आई क्या होता है, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी एम एम एल स्क्वायर बाय 12 एम इंटू डी स्क्वायर, डी एल बाय 2 एल स्क्वायर बाय 4, 4 टाइम्स एम एल स्क्वायर बाय 12, क्या आ गया एम एल स्क्वायर बाय 3, लो यही आना चाहिए था, बस यही तो आना चाहिए था। आगे बढ़ते, रिंग, रिंग टेबल पे पड़ी, मास एम रेडियस आर, क्या इसके लिए आंसर जानते हो, क्या यही रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है, क्या यही इस रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है, आंसर पता है क्या, क्या क्या आई सी एम एम आर स्क्वायर, आई सी एम, तो यहां से रिंग के पेरीफेरी पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से पास होती हुई एक्सिस एंड प्लेन से परपेंडिकुलर, क्या इसके लिए आई पता किया जा सकता है, इसे मैं एक्सिस 1 कह रहा हूँ, तो बोलो आई 1 क्या होगा, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी एम एम आर स्क्वायर, रिंग का मास एम डी, ये होगा, क्या डी आर के बराबर, इसे डी 1 कह दो, आंसर कैसे यूज करना है पता चल गया। एक और एक्सिस में ले रहा हूं यहां, आर बाय 2 पे, आई 2 क्या होगा बोलो, क्या अगेन ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, आई सी एम, सही है आंसर, समझ में आ गया कैसे अप्लाई करते हैं, फटाफट, डिस्क, अब डिस्क है, क्या इसके लिए हम आंसर जानते हैं, क्या यही डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, मतलब हमें आईसीएम पता है,
आईसीएम क्या होता है भैया? तो क्या इस वाली एक्सिस के लिए आंसर बता सकते हो? क्या लिखोगे? आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी एम एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम डी की वैल्यू रेडियस के बराबर, सही लिखा है, 3/2 एम आर स्क्वायर, सही है। अगर मैं यहाँ से r/2 दूर चला जाऊँ और ये एक्सिस बना लूँ तो क्या इसके लिए आंसर लिखा जा सकता है? आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी एम एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर की डी की वैल्यू r/2 क्या हो गया? आर स्क्वायर बाय 4 क्या हो गया? 3/4 एम आर स्क्वायर। समझ में आया कि गया? ठीक है, सब गया ऊपर से, सब गया ऊपर से। मतलब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ये रुके, रुक 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 रुक, ये पता है आईसीएम? आईसीएम ये डिस्क हो या रिंग हो, क्या आईसीएम पता है? तो इससे पैरेलल कहीं से भी पास कर लो, बता सकते हो? कोई भी एक्सिस के लिए आप आंसर बता सकते हो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो स्टैंडर्ड आंसर तो हमें याद है, तो दूसरा बताओगे ना भाई। स्टैंडर्ड आंसर ही गड़बड़ है तो दूसरा आंसर कैसे निकालोगे? इसलिए वो सारे आंसर हमें याद होने चाहिए थे। हो गया भाई, जल्दी करो यार, जल्दी। आज एक लेक्चर है, 2 लेक्चर है? देखो अभी तक तो चैप्टर आसान चल रहा है, अगर इतना सही चल रहा है सब तो लगभग आगे भी चैप्टर आसान रहेगा। बट कंडीशन है डेली यहाँ जो करवाया जा रहा है वो घर जाके एक बार मिनिमम, और एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार, 2 में ना आए तो 3 में ना आए तो 30 बार, 30 में ना आए तो 90 बार। आज मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे ना आप लोगों से, क्योंकि मुझे लग रहा था आज तो करके आए होंगे। जिस दिन मुझे लगेगा कि आज अच्छा दिन है, क्योंकि मैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे बच्चे समझता हूँ ना, आइडियल बच्चे। मैंने कह दिया करना है तो आप तो कर ही रहे होंगे। मैं 4 दिन बाद भी पूछ लूँ क्वेश्चंस तो आप लोग तो आंसर दे ही दोगे, क्योंकि आप तो डेली काम करते ही हो। मैं मांगू ना मांगू आप तो काम करते हो यार, है ना? कितने अच्छे बच्चे हो। ऐसे ही बच्चों की मुझे तलाश थी साले। इसको बड़ा मजा आया था कल नोटबुक चेक करने में। सब लोग बदला लेंगे थे, ध्यान रखना भाई। नहीं, अब दूसरी बार इसको देंगे, अब ढूंढ ढूंढ के निकालेगा ये। सही, इसके यहाँ सर स्क्वायर नहीं करा है। चलो आगे जल्दी। टेबल, अगेन बात चल रही है रिंग। अच्छा, रिंग का डायमीटर आंसर पता है क्या? क्या ये सेंटर ऑफ मास है? हाँ,
डायमीटर सेंटर से पास करेगा यार, वही तो रिंग का सेंटर पास होता है। ये आंसर बोल। अभी तो हुआ एम आर स्क्वायर बाय, तो इस डायमीटर से पैरेलल। रिंग है क्या किसी के पास? नहीं है, छोड़। ये रिंग मान ले, रिंग, ये रिंग क्या है, डायमीटर हुआ। क्या डायमीटर सेंटर ऑफ मास से पास करेगा? सेंटर ऑफ मास के लिए आंसर पता है क्या होता है, तो इससे पैरेलल कोई भी एक्सिस उठा लो, आंसर बता पाओगे। हाँ, तो इससे पैरेलल मैं यहाँ से एक्सिस पास करवा रहा हूँ, यहाँ से। क्या इससे काम हो जाएगा? अबे रिंग है पबजी की। क्या ये आंसर हमें पता है? ये वाला आंसर पता है क्या? क्या होता है? तो इससे पैरेलल एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, आंसर ये एक्सिस। इसके लिए आंसर क्या होगा? क्या डी की वैल्यू आर के बराबर, मतलब ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। अरे भैया अगर ऐसे समझ में ना आए तो ऐसा बना ले, ये रिंग का डायमीटर, ये सेंटर ऑफ मास, ये रिंग है। इसके लिए हम आंसर जानते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये आंसर हम बता पाएंगे। डी की वैल्यू किसके बराबर? आर। ये रिंग है, आया है समझ में? गया? डिस्क होती तो डिस्क, डिस्क मास एम रेडियस आर, डिस्क को ऐसे ही बना लेता हूँ चल। क्या इसके लिए पता है क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 4, तो इससे पैरेलल, क्या इस वाली एक्सिस के लिए आंसर बता पाओगे? आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। डी किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर। आई सी एम एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, आंसर। क्या ये सारे आंसर भी याद रखने? स्टैंडर्ड आंसर बस, ये स्टैंडर्ड में ही आता है। डायमीटर याद रखना है। डायमीटर वाला कहाँ से आया था? परपेंडिकुलर से। फिर डायमीटर के पैरेलल कोई भी एक्सिस के लिए कहाँ से ला रहे हो आप? वापस पैरेलल लगा के, ठीक है ना? तो अब समझो कहानी क्या हो गई है। ये रिंग या तो डिस्क, ये कौन? रिंग या तो डिस्क, रिंग या तो, ये आंसर एम आर स्क्वायर बाय, रिंग होती तो एम आर स्क्वायर, डिस्क है तो मतलब मुझे आईसीएम पता है, तो इससे पैरेलल कहीं से भी पास करवा लो। मतलब रिंग का जो प्लेन है या डिस्क का जो भी प्लेन है उससे परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस बता दो कि आप आई निकाल लोगे। ये डायमीटर रिंग या तो डिस्क का, अगर रिंग है तो ये आंसर, रिंग है तो ये आंसर एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क है तो ये आंसर। इससे पैरेलल कहीं से भी लाइन पास कर लो, क्या वो भी आप आंसर बता सकते हो? तो कहीं से भी एक्सिस पास करवा लो, आंसर बता सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट होलोस्फीयर, मास एम रेडियस आर। ये आंसर क्या है? क्या यही सेंटर ऑफ मास है स्फीयर का? अब ये कौन है? रिंग नहीं है, डिस्क नहीं है, ये कौन है? होलोस्फीयर। भाई ऐसे बना लेना अगर गड़बड़ लगे तो। ये 3D शेप हो गया, ठीक है? बोलो इसका आंसर बोलो। 2/3। क्या इसी को ICM कहा जाएगा? तो इससे पैरेलल, बोलो आई,
आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर लगा सकते हैं। आई सी एम 2/3 mr² प्लस ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर। आंसर आया समझ में? ये सॉलिड स्फीयर होता तो मास एम रेडियस आर, ये आंसर क्या था? 2/5 mr²। तो क्या इसके लिए आंसर हम पता कर सकते हैं? क्या लिखोगे? आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी एम 2/5 mr² प्लस डी की वैल्यू आर के बराबर। आंसर, क्योंकि ये डी किसके बराबर हो गया? आर। समझ में आया? जल्दी जल्दी कॉपी करते रहो। क्या हो गया? गायब। सेमी सर्कुलर रिंग। ये रिंग है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। घूम कैसे भी रहे, तुम्हें तो एक्सिस से मतलब है। ऐसे ऐसे क्या होता है? ये क्रॉस का मतलब क्या हुआ? अरे नाम तो तू कुछ भी दे दे, एक्स दे दे, वाई दे दे, तेरी मर्जी। अंदर जाती हुई एक्सिस है। एक्स वाई कहाँ लिखा है मैंने? हाँ, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि तुम कुछ भी नाम दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक्सिस है। मास एम रेडियस आर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस वाली एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्कशन नहीं।
उसके लिए तो बताना है, इस एक्सिस के लिए आई क्या होगा। हिंट 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 चाहिए क्या? आओ सॉल्यूशन। क्या इस वाली एक्सिस के लिए आप आंसर जानते हो? रिंग आधी हो, पूरी हो, आर्क हो, थीटा एंगल वाली हो, आंसर में कुछ फर्क? ये एक्सिस के लिए आंसर क्या होता था? एम आर स्क्वायर। ये और ये कितने दूर? क्या दोनों एक्सिस पैरेलल है? तो कर लो काम फटाफट, चलो। इसके लिए आंसर एम आर स्क्वायर इसके लिए चाहिए, तो आप क्या करोगे? एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, डी की वैल्यू किसके बराबर? आर के बराबर। आंसर क्या लिख दिया? 2mr²। ये गलत है, रीजन सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले तो बताया ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते, तो जो कर सकते हैं वो करते हैं। अब मुझे बताओ भाई, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? यहाँ से कितना ऊपर होता है? 2r/π ऊपर होता है। चलो अब रियल सॉल्यूशन। क्या इस वाली एक्सिस के लिए आई पता है? पता है क्या? इसे मैं I1 कह रहा हूँ, कितना होता है? सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, इसके लिए जो आई लिखेंगे वो क्या होगा? ICM। और ये डिस्टेंस कितना है? उसको मैं कह रहा हूँ D1। क्या कह रहा हूँ? अगर मुझे ICM पता होता तो मैं ये निकाल पाता, इक्वेशन क्या लगाते? यही तो लगाते। ICM अगर तुम्हें पता है तो तुम ये निकाल पाते, यही इक्वेशन तो लगाते। अब यहाँ मुझे I1 पता है, I1 की वैल्यू, ICM नहीं पता, D1 की वैल्यू 2r/π, पूरे का स्क्वायर कर लो, तो ICM क्या हो गया? mr² माइनस m4r², तो ICM मिल गया मुझे। अब ICM की हेल्प से मैं ऊपर जा सकता हूँ, एक स्टेप और कर लो। ICM पता है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r माइनस 2r/π, सही है ना? ये अपना D2 हो गया, और इसके लिए जो आंसर लाएंगे वो अपना I2 हो गया, या तो I पूछा गया था। अब बोलो I क्या लिखोगे? ICM प्लस M D2²। ICM क्या हो गया? mr² माइनस 4mr²/π प्लस m D2 r माइनस 2r/π, पूरे का पाई का स्क्वायर था, सॉरी। अब लो करो, जो आंसर बच रहा है वो आंसर। तो पहले मुझे जो mr² पता था उसकी हेल्प से मैंने ICM निकाला, फिर ICM की हेल्प से हम I तक पहुंचे, सीधा I तक नहीं जा सकते, ठीक है? 2mr² गलत है। नहीं समझ में आया क्या किया? जो स्टैंडर्ड आंसर हमें पता था उससे डायरेक्ट हम I तक नहीं पहुंच सकते, हमें किसकी हेल्प चाहिए? ICM। तो इस जो स्टैंडर्ड आंसर हमें पता था उसकी हेल्प से पहले ICM निकालो, फिर ICM की हेल्प से आप यहाँ तक पहुँचो। सॉल्व कर लो, जो भी बच रहा है वो आपका आंसर है।